जोहार दोस्तों, बहुत दिनों बाद क्लास का वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने लगभग 3 क्लास बनाया था, उसके बाद प्रैक्टिकल का क्लास बनाया था और समय नहीं मिल पाने के कारण से ये जो थर्ड क्लास के बाद जो फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास वो सब छूटते जा रहा था। तो आज हमें समय मिला है तो आज क्लास बना रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और रांची में बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर बकास ज़मीन क्या होता है, उसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए। उसके बाद फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास आगे फिर चलते रहेंगे। हमने बोला ठीक है, आज समय मिला है तो आज चलिए टॉपिक समझते हैं कि बकास्त ज़मीन क्या है। बकास्त ज़मीन क्या है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ज़मीन किस प्रकार होता है, ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं, ज़मीन का क्या क्राइटेरिया, और ज़मीन के ही टाइप में आएगा एक बकास ज़मीन। चलिए आप लोग देखिए, हमने यहाँ पे ज़मीन को क्या किया है, हमें 2 भागों में ज़मीन को बांटा है। हमने ज़मीन को 2 भागों में बांटा है। पहला सरकारी ज़मीन, पहला है सरकारी ज़मीन और दूसरा ये गैर सरकारी ज़मीन। तो समझते हैं सरकारी ज़मीन में ऐसा ज़मीन जो सरकार का अधिकार हो। पहला में चलते हैं गैर मजरूआ आम ज़मीन। अब गैर मजरूआ आम ज़मीन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसको समझना है कि वैसा ज़मीन जो आम लोगों का अधिकार हो, जैसे तालाब, पोखर, मंदिर, मस्जिद, सड़क, ये सब क्या है, आम लोगों का, आम नागरिकों का अधिकार है। वैसे ज़मीन को गैर मजरूआ आम ज़मीन कहेंगे। दूसरा है गैर मजरूआ खास या मालिक ज़मीन। इसको समझते हैं कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व, जब जमींदारी वेस्ट हो रही थी 1950 के आसपास में, संविधान लागू होने के समय में, तो उसके पहले जमींदारों का जो अधिकार था, जितने भी गैर मजरूआ खास जमीन थे वो सब संविधान बनने के पहले किसका अधिकार था, जमींदार का अधिकार था। अब देखिए हुआ क्या उस जमीन का। बिहार भूमि सुधार कानून 1950 जब आया, उसकी धारा 5, 6, 7 के तहत राज्य सरकार में निहित हो गई। ये गैर मजरूआ खास जो जमीन था, ये संविधान लागू होने के पहले जमींदार के कब्जे में था, जमींदार के अधिकार में था। उसके बाद जब ये जो कानून आया 1950 में, उसके बाद सारे गैर मजरूआ खास जमीन राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया, यानी राज्य सरकार में निहित हो गई। उस समय जमींदार के पास वो शक्तियां होती थी कि किसी के नाम से गैर मजरूआ खास जमीन को वो चाहता तो किसी को भी बंदोबस्त कर सकते थे। और बहुत सारे जमींदार ने 1950 के पहले बहुत सारे लोगों को बंदोबस्त भी किया है। चलिए तीसरा समझते हैं केसरे हिंद जमीन। तीसरा है केसरे हिंद जमीन। इसमें सबसे पहले आप लोग किताबों में पढ़ा होगा कि वैसी जमीन जो केंद्र सरकार के अधिकार में हो उसे केसरे हिंद जमीन कहते हैं। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं यहाँ पर कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1087 में, पत्रांक में लिखा हुआ है दिन 21/7/98 में जो नियम आया है, उसमें कहा गया है कि दखल कब्जा के आधार पर केंद्र या राज्य सरकार की जमीन होगी। तो केसरे हिंद जमीन किसे कहेंगे, वैसी जमीन जो 1950 संविधान लागू होने के पहले यदि जमीन केंद्र सरकार के अधीन में है, केंद्र सरकार के कब्जे में है, तो उस जमीन को बाकी जो बच गया जमीन और जो राज्य सरकार के अधीन में है वो जमीन, दोनों केसरे हिंद जमीन कहलाएगा। मतलब ये आपका संविधान बनने के पहले
यदि केंद्र सरकार के पास है तो केंद्र की जमीन, और राज्य सरकार के पास है तो राज्य की जमीन, दोनों को क्या कहेंगे? केसरे ही जमीन कहेंगे। अगला चौथा है जिला परिषद या अन्य विभिन्न विभागों की जमीन। इस पर भी तो एक प्रकार का राज्य के अधीन में डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिलेटेड जितने विभागों की जमीन है, वैसी जमीन को इस कैटेगरी में रखा गया है, जिला परिषद की या अन्य विभागों की जमीन। 5वां नंबर में समझना जरूरी है खास महल जमीन। ये बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता ना हो, क्योंकि ऐसी जमीन गांव वगैरह में बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार का राज्य था, ब्रिटिश सरकार का, उस समय ब्रिटिश सरकार के खास कब्जे में जो जमीन थी, उस जमीन को खास महल जमीन कहते हैं। अर्थात वैसी जमीन जो ब्रिटिश सरकार के पास तो थी ही, ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे के रूप में, जैसे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको व्यावसायिक तौर पर अपने अधिकार में, अपने डॉक्टर इंजीनियर को वो जमीन व्यवसाय के रूप में रखी थी ब्रिटिश सरकार ने। और 2011 में जो एक अमेंडमेंट पास हुआ, उसमें उसके बाद से ये जो खास महल जमीन है वो डीसी के देख रेख में सारी जमीन को सौंप दी गई। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, 2011 के पहले ये खास महल जमीन को लीज में देने का अधिकार रहता था। कौन सी जमीन? खास महल के जमीन को लीज में देने का अधिकार था उस समय। लेकिन 2011 में जो अमेंडमेंट पास हुआ, वो जिसके कब्जे में वो जमीन है उसके उत्तराधिकारी ही उस जमीन पर अभी रह रहे हैं। एक प्रकार कहा जा सकता है कि सेम आपका गैरमजुरवा खास जमीन जिसको बंदोबस्त कर दिया गया है, उसका उत्तराधिकारी को ही उस जमीन पर अधिकार आगे भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार खास महल जमीन में जिसके नाम से ये खास महल जमीन दिया गया था, उसी के उत्तराधिकारी के नाम या उसी के उत्तराधिकारी अभी उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। हमने रांची में देखा, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे खास महल जमीन रांची में भी है। हम यदि अगले वीडियो में जब खतियान के विषय में पढ़ाएंगे कि खतियान कितने प्रकार के होते हैं, तो वो जो खास महल का जो पेपर है, उस पेपर को हम अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अगला है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि जमीन मेन तो गैरमजुरवा आम है, गैरमजुरवा खास है, और एक प्रकार केसरे हिंद है, जिला परिषद या अन्य विभिन्न जमीन या खास महल जमीन जो क्या है, यहाँ हमने लिखा है था पहला सरकारी जमीन। अब दूसरा चलते हैं गैर सरकारी जमीन। तो गैर सरकारी जमीन मतलब सरकार का नहीं। तो सबसे पहला यहाँ पे आ गया रैयती जमीन। रैयती जमीन किसे कहेंगे? आप किसी भी पेपर में, खतियान में, कॉलम में अधिकार या नाम और जहाँ पे लिखा रहता है वहां पे लिखा रहेगा रैयत का नाम। कौन सा जमीन है? रैयती, उसका मालिक का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो वैसे जमीन रैयत के नाम से खतियान में दर्ज है तो उसे रैयती जमीन कहेंगे। उसके पूर्वजों का अधिकार चलता आ रहा है, उसे क्या कहेंगे? रैयती जमीन। वो स्वतंत्र है अपने जमीन की खरीद बिक्री करने के लिए, चाहे दान दे चाहे कुछ भी करे वो अपने जमीन पर। अगला दूसरा नंबर देखिए, बकास्त जमीन। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था कि बकास्त जमीन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था, बकास्त जमीन क्या है। तो बकास्त जमीन क्या है, इसको समझाने के पहले हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन का जो दो प्रकार है, सरकारी जमीन, गैर सरकारी जमीन। हमने अभी स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जमीन में कौन कौन सा जमीन आएगा, गैरमजुरवा आम, गैरमजुरवा खास या मालिक जमीन, केसरे हिंद जमीन, जिला परिषद की जमीन या खास महल जमीन। अब यहाँ गैर सरकारी मतलब, गैर सरकारी में होगी आपका रैयती जमीन, प्राइवेट जमीन, पर्सनल जमीन आपका। दूसरा नंबर है बकास्त। अब यहाँ बकास्त के विषय में चर्चा करते हैं। वैसी जमीन
जो जमींदार की रैयती जमीन थी, अपना पर्सनल यूज की जमीन थी, उस जमीन को बकास्त जमीन कहते हैं। अब जमींदार यदि अपने पर्सनल जमीन को किसी को यदि दान में दे या बेच दे या किसी भी तरीके से किसी को जमीन, अपने बकास्त जमीन को दूसरे को देती है, तो देखिएगा बहुत सारे लोगों में वो जमीन लिखा हुआ रहता है बकास्त। तो जो जमींदार के पास रह गया है वो भी क्या है, बकास्त जमीन है। अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे बकास्त जमीन के पूरा एकदम डिफिनेशन। कहीं कहीं पे जिरात रहता है, वो भी जमींदार का क्या रहता है, अपना पर्सनल जमीन। कहीं कहीं बकास्त जमीन को ही मजहत कहा जाता है, बेट खेता और मन कहा जाता है। ये सब अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये जो बकास्त जमीन है, ये जमींदार की रैयती जमीन यानी पर्सनल जमीन है। अब यदि आप सीएस खतियान में देखते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे के खतियान में, तो वहां पे आप देखेंगे कि जमींदार के नाम से सीएस खतियान में दर्ज है। सीएस मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे, और कैडेस्ट्रल सर्वे आप जान रहे हैं रिविजनल सर्वे के पहले वाला सर्वे। अब चलते हैं, तो यहां समझ गए बकास्त जमीन का मतलब जमींदार की रैयती जमीन। अब ये समझते हैं कि बकास्त जमीन के आखिर होता क्या है और किस किस तरह का बकास्त जमीन होता है, डिटेल से आइए इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं पूरा डिफिनेशन बकास्त जमीन के विषय में। उतार लीजिए स्टॉप। चलिए अब जो हम बकास्त जमीन के बारे में डिटेल से बात करते हैं, यहाँ आप समझिए कि बकास्त जमीन हमने पहले भी इसमें बताया कि जमींदार के निजी उपयोग की जमीन, अर्थात जमींदार जो अपने निजी उपयोग के लिए जो जमीन रखे हुए थी, उस जमीन को बकास्त जमीन कहा गया। अब यहाँ पे बकास्त जमीन आखिर किस किस रूप में जमींदार लोग रखा है, खेती करने के लिए, बागवानी के लिए, चारागाह माने क्या बोलते हैं, अपने मवेशियों को रखने के लिए गौशाला के रूप में अपना रखा हुआ है। जमींदार का आवासीय घर मकान जिसमें बनाया हुआ है, रिहायशी जमीन, वो सब क्या है जो निजी पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हैं, उसे बकास्त जमीन कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं खेती के लिए जो जमीन रखे हुए थे, खेती के लिए जो जमीन रखे हुए हैं, स्वयं अपने स्टाफ से खेती करवाते थे, क्योंकि जमींदार लोग के पास बहुत सारे स्टाफ से भी, स्वयं अपने स्टाफ से भी खेती करवा लेते थे, या फिर अपने जो सेवक रखते थे उसके द्वारा भी खेती का करवा लेते थे, या तो फिर भाड़े के श्रमिकों द्वारा भी खेती का काम करवाते थे कौन, जमींदार लोग। दूसरा है बागवानी के लिए भी अपना क्या है जमीन रखे हुए थे जमींदार, उस जमीन को भी बकास्त जमीन कहा गया। और बहुत सारे अपने हो सकता है जमींदार अपने पर्सनल यूज के लिए रिहायशी मकान मतलब हो गया, जमींदार का आवासीय घर हो गया, अपना पर्सनल तालाब रखे हुए हैं, अपना पर्सनल मतलब जितना रिहायशी जमीन जो रखे हुए हैं वो सब क्या हो गया बकास्त जमीन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जमींदार का जो बकास्त जमीन है उस पर क्या अधिकार है जमींदार का अधिकार देखिए, हमने पहले भी बताया कि जितने भी गैर मजरूबा खास जमीन थे, गैर मजरूबा खास या मालिक जमीन जो थे, वो सब किसके पास था, जमींदार के अधिकार में था। पहले जब जमींदारी वेस्ट हुई उस समय जितने भी खास जमीन थी वो सब सारे क्या किया, राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया। तो बचा क्या जमींदार के पास, अपना निजी पर्सनल जमीन। और ये निजी पर्सनल जमीन किस रूप में जमींदार के पास था, बकास्त जमीन के रूप में। तो जब जमींदार जब ज्यादा जमीन अपने कब्जे में रख लिया तो सरकार ने नोटिस किया था कि जिस जमींदार के पास ज्यादा जमीन रखे हुए हैं अपने जरूरत से कई गुना ज्यादा वो अपने जमीन को क्या करे, राज्य सरकार को वापस कर दे। तब बहुत सारे जमींदार ने क्या किया, अपने अगल बगल दोस्तों रिश्तेदारों को जमीन क्या किया, बंदोबस्त कर दिया गया, और अपने पास जितना रखने लायक रहा एक
माने लिमिट में वो अपने जमीन को क्या किया, बकास जमीन के तौर पर, निजी पर्सनल के तौर पर जो रखा था उसे बकास जमीन के रूप में कहा गया। अब यहाँ पे इसका जो अधिकार था क्या था कि अपने इस बकास्त जमीन को भी ये क्या कर सकती थी, बेच सकते थे, किसी को पट्टा या लीज में दे सकता है, बंधक भी रख सकता था जमींदार अपने निजी जमीन को। मील कारखाना की जो जमीन थी उस समय, वो सब भी तो जमींदार के अंतर्गत में आता था। लेकिन जब बिहार सरकार में जमींदार अपने जितने भी जमीन थे, गैर मुजरवा खास जमीन, जो भी जमीन थी जमींदार के पास, वो सब राज्य सरकार में निहित करने जा रही थी, वेस्ट करने जा रही थी। उस समय क्या हुआ, मिल कारखाना जो भी था उसका जमीन क्या हुआ, वो सब राज्य सरकार में निहित नहीं हुआ। तो हुआ क्या, अधिनियम 1950 के तहत बंदोबस्त किया, मान लिया है। तो मिल कारखाने की जमीन क्या हुआ, जमींदार के पास ही रह गई। और ये सब क्या हुआ कि सरकार ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत वो सब कारखाना मिल की जमीन को क्या किया गया, मान लिया गया कि जमींदार के पास ही बंदोबस्त किया, मान लिया गया। और जमींदार को कहा गया कि आप लगान निर्धारण करने के लिए क्या है, निर्धारण करके सरकार का रैयत बन सकते हैं। मतलब जो राज्य सरकार था, बिहार राज्य सरकार 1950 के तहत, उस समय कहा गया कि जितने भी जमींदार के पास बकास्त जमीन है, मिल कारखाना की जमीन है, वो क्या किया गया, सरकार से बंदोबस्त किया हुआ मान लिया गया। और जमींदार को बताया गया कि आप लगान निर्धारण करके आप उस जमीन का रैयत बन सकते हैं। और ये जो बातें हम जो अभी बता रहे हैं बकास जमीन का, बहुत सारे लोगों का बकास जमीन अपना अपना खतियान पेपर रांची में दिखा रहे थे। तो सभी लोगों का अवधारणा है कि बकास जमीन का क्या होगा, किसी के पास खतियान है, मतलब बकास जमीन का पेपर है लेकिन रसीद नहीं है, किन्हीं के पास रसीद है लेकिन बकास जमीन का वो जो डीड है, पेपर है, वो नहीं है। और किन्हीं के पास तो दोनों ही नहीं है लेकिन उनको पता है कि बकास जमीन है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि बकास्त जमीन का क्या होगा। सारे नियम कानून जो 2014, 2011 में बहुत सारे नियम बने हुए हैं, उस नियम को हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अभी फिलहाल बकास जमीन को उतार लीजिए इसको। हेलो दोस्तों, यदि हमारे ग्रुप में किन्हीं का लिंक यदि ओपन नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और आप हमें इसमें मैसेज कर दीजिए कि हमारा लिंक ओपन नहीं हो रहा है। सेव करने के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा। या तो फिर हमारे इस चैनल अमानत वाला 1 को आप सर्च करके क्या कर सकते हैं, इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उसके माध्यम से आप एक स्टार्टिंग रूप से अमीन का कोर्स कर सकते हैं। हमारा अभी तक लगभग 3-4 क्लास हुआ है, बाकी तो प्रैक्टिकल का क्लास है, उसमें वीडियो आ रहा था। और हमने ये बकास जमीन स्टूडेंट के कहने पे आज हमने बकास जमीन का वीडियो बनाया और 2-3 दिन के बाद हम कंटिन्यू हो जाएंगे इस पर। जो भी स्टार्टिंग चल रहा था फिर वहां से हमारा कंटिन्यू रहेगा।